आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे, इन्होंने हमारी इंडस्ट्री को बहुत सुनहरे गीत दिए हैं। कहते हैं ना कि इंसान के अंदर वो एक टैलेंट होता है जिससे वो कुछ ऐसी चीज़ें लिख जाता है कि उससे जीने के मायने बदल जाते हैं, उम्मीदें जग जाती हैं, जिंदगी में प्यार शामिल हो जाता है। क्योंकि इनके गानों में यही सब छलकता है, पॉजिटिविटी, होप और लव। बात करेंगे एक प्यार का नगमा है, मैं ना भूलूंगी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, तेरा साथ है तो, ये गलिया ये चौबारा और मोहब्बत है क्या चीज़ जैसे सॉन्ग्स लिखने वाले लिरिसिस्ट संतोष आनंद की। संतोष आनंद जी की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब संतोष आनंद बॉलीवुड इंडस्ट्री में आए, क्यों संतोष आनंद एक लंबे समय से व्हीलचेयर पर है और कैसे एक हादसे ने संतोष आनंद की जिंदगी पलट के रख दी। संतोष आनंद बुलंदशहर से बिलोंग करते हैं। वहीं से उन्होंने अपनी स्कूलिंग की, कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद संतोष आनंद ने कुछ समय तक एक लाइब्रेरियन की पोस्ट पर काम किया। इस दौरान उनका ज़्यादातर समय क्योंकि किताबों के बीच ही निकलता था, इसीलिए उन्हें किताबें पढ़ने का एक नया शौक लग गया था। पोएट्री उन्हें बहुत पसंद थी और पोएट्री पढ़ते पढ़ते कब वो पोएट्री लिखने लग गए उन्हें पता ही नहीं चला। संतोष आनंद ने एक अच्छा खासा कलेक्शन बना लिया था गानों का, पोएम्स का। इसी दौरान वो इंडस्ट्री में कई लोगों को अपने गाने और पोएम्स दिखा चुके थे। सबसे पहला ब्रेक संतोष आनंद को दिया मनोज कुमार साहब ने। फिल्म थी पूरब और पश्चिम और इस फिल्म का गाना पूर्वा सुहानी आई रे संतोष आनंद जी ने लिखा था। लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर ने इसमें अपनी आवाज दी थी और कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक था। यहीं से मनोज कुमार साहब को संतोष आनंद जी इतने पसंद आए कि उन्होंने अपनी अगली सारी फिल्मों में संतोष आनंद को ही काम दिया, जैसे कि शोर, रोटी कपड़ा और मकान और क्रांति। रोटी कपड़ा और मकान के सॉन्ग मैं ना भूलूंगा के लिए संतोष आनंद को पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। संतोष आनंद इंडस्ट्री के बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम करने लगे थे। जिस फिल्म में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल या फिर कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक होता था, उसमें एज ए लिरिसिस्ट ज्यादातर संतोष आनंद ही रहते थे। जहां एक तरफ करियर में संतोष आनंद बहुत अच्छा कर रहे थे, उनके पास बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्में थी, वो कवि सम्मेलनों में जा रहे थे, इवेंट्स में जा रहे थे, उसी दौरान उनकी पर्सनल लाइफ काफ़ी टफ गुजर रही थी। संतोष आनंद को एक बच्चा चाहिए था, लेकिन शादी के 10 साल होने के बावजूद उन्हें बच्चा नहीं हुआ। कई सालों तक संतोष आनंद और उनकी वाइफ ने मन्नतें की, जिसके बाद ईयर 74 में संतोष आनंद को एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया संकल्प आनंद। जिस वक्त संतोष आनंद इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, उस दौरान वो काम तो बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन ये वो टाइम था जब इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ हीरो, हीरोइन और डायरेक्टर, प्रोड्यूसर को ज़्यादा वैल्यू की जाती थी। म्यूजिक इंडस्ट्री, राइटर्स, इनको इतना क्रेडिट नहीं दिया जाता था। वो तो आज की डेट में जब हम ये गाने सुनते हैं तो हमें लगता है कि वाकई में क्या काम करते थे ये लोग, और क्यों इन लोगों के नाम तक नहीं पता, क्यों जो गाने हम अक्सर गुनगुनाते हैं, जिन गानों को सुनकर हम खो जाते हैं, उन गानों के राइटर तक का नाम हम नहीं जानते हैं। संतोष आनंद ने इंडस्ट्री में बेहतरीन काम किया। वो नामी लिरिसिस्ट थे इंडस्ट्री के। उनकी लाइफ में ट्रबल तब शुरू हो गया जब कम उम्र में ही संतोष आनंद को फिजिकली प्रॉब्लम होने लगी। उनके घुटनों में कुछ प्रॉब्लम होने लगी, जिस कारण चलना और खड़े रहना मुश्किल था और कम ही उम्र में संतोष आनंद व्हीलचेयर पर आ गए। व्हीलचेयर पर आने के बावजूद संतोष आनंद ने हार नहीं मानी। व्हीलचेयर पर बैठकर वो इवेंट्स में जाया करते थे, अपनी कविताएं कहा करते थे और तालियां और तारीफ बटोरा करते थे। इस मुसीबत से संतोष आनंद ने लड़ना शुरू ही किया था कि उससे पहले भगवान ने उनके साथ एक ऐसा हादसा कर दिया जिसने संतोष आनंद को तोड़ दिया और जिंदगी भर में जितनी भी हिम्मत जुटाई थी वो सब हिम्मत इस हादसे ने चकनाचूर कर दी थी। जिस बेटे के लिए संतोष आनंद ने 10 साल तक दुआएं मांगी थी और उसके बाद उसका जन्म हुआ था, ये 2014 में 15 अक्टूबर के दिन संतोष आनंद को खबर मिलती है कि कोसीकला रेलवे स्टेशन के पास उनके बेटे और बहू की लाशें मिली है रेलवे ट्रैक पर, और साथ में एक सुसाइड नोट मिला है। जी हाँ, संकल्प आनंद और उनकी वाइफ ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली थी। 4 साल की बेटी को भी वो रेलवे ट्रैक पर लेकर गए थे, लेकिन भगवान की कृपा रही कि वो लड़की
बच गई। संकल्प आनंद क्रिमिनल एंड फोरेंसिक साइंस के लेक्चरर थे। गवर्नमेंट जॉब थी और अच्छी खासी जॉब चल रही थी। 2012 तक वो लेक्चरर थे और अचानक 2 सालों में यानी कि 2014 में उन्हें डीओडी बना दिया गया। इस दौरान इस संस्थान से काफी सारे करोड़ों के प्रोजेक्ट्स साइन किए गए, जिसके लिए लोगों से करोड़ों में रुपया बटोरा गया और बताया गया कि अलग अलग जगहों पर हॉस्टल्स और फ्लैट्स कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। लेकिन ये काम कुछ हुआ ही नहीं, पैसा लोगों से ले लिया गया और तब सामने आया कि 2.5 करोड़ रुपए का एक घपला था, जिसमें कई सारे आला अधिकारी शामिल थे और उसमें पूरे घपले में मोहरा संकल्प आनंद को बनाया गया था, क्योंकि जितने भी प्रोजेक्ट्स पास किए थे वो संकल्प आनंद ने ही किए थे। वो डीओडी थे, उन्हीं की अथॉरिटी में था ये सब। 15 अक्टूबर को संकल्प आनंद अपनी वाइफ और बेटी को लेकर दिल्ली से निकले। मथुरा के आगे कोसीकला रेलवे स्टेशन के वहां पर रुके, जहां पर एक ढाबे से उन्होंने पानी की बोतल ली। फिर थोड़ी देर बाद वापस आए, उन्होंने साबुन लिया। 40 मिनट उन्होंने उस ढाबे के आसपास ही बिताया। तब तक रेलवे ट्रैक पर एक भी ट्रेन नहीं आई थी। इसी दौरान जब वो कार के वहां पर थे तो रेलवे के ही एक कर्मचारी ने उनसे पूछा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ से ट्रेन गुजरने वाली है, आप यहाँ से दूर रहिए। तो संकल्प आनंद ने उन्हें जवाब दे दिया कि वो इधर टॉयलेट करने के लिए आए हैं। इतना सुनकर रेलवे अधिकारी भी वहां से चला गया। कुछ ही देर बाद आगरा दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस आती है और संकल्प आनंद अपनी वाइफ और बेटी के साथ ट्रैक पर लेट जाते हैं, जिससे इन दोनों की डेथ हो जाती है, लेकिन बेटी बच जाती है। कहा जाता है कि या तो बेटी ने खुद ने पलटी मारी या फिर एंड में संतोष आनंद और उसकी वाइफ ने बेटी को ही साइड में धकेल दिया उसे बचाने के लिए। इधर कार के आसपास जब कोई हरकत नहीं हुई तो ढाबे वाले ने ढूंढना शुरू किया कि आखिर कार वाली फैमिली गई कहां। तो उसे पता चला कि रेलवे ट्रैक पर इन्होंने आत्महत्या कर ली है। ढाबे वाले ने तुरंत संकल्प की 4 साल की बेटी रिद्धिमा को हॉस्पिटल पहुंचाया और हादसे की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस जब वहां पर पहुंची तो वहां पर 10 पेजेस का एक सुसाइड नोट मिला, जिसके अंदर 38 लोगों का नाम था और 250 करोड़ का ये एक घपला सामने आया था। इसमें कई आला अधिकारियों का नाम था, जिसमें पुलिस के बड़े ऑफिसर्स भी शामिल थे। इनिशियली तो इस केस की छानबीन बड़ी तेजी से चली, पुलिस काफ़ी हरकत में आई, लेकिन जैसे जैसे पता चला कि बहुत ही आला लेवल के लोग इसमें शामिल है, मामला ठंडा पड़ता रहा। संतोष आनंद अपने बेटे के जस्टिस के लिए लड़ते रहे। उन्होंने सीबीआई की भी गुहार लगाई, लेकिन कोई उनकी बात सुनने को ही तैयार नहीं था। और इस हादसे के बाद वो संतोष आनंद जो फिजिकली तो टूट ही चुके थे, व्हीलचेयर पे थे, वो अंदर से भी टूट गए अपने जवान बेटे की मौत को सुनकर। कहा जाता है कि संकल्प आनंद की डेथ के बाद कई दिनों तक उनकी बेटी मम्मी पापा को याद करते हुए उन्हें ढूंढने घर से बाहर निकल जाया करती थी। इस तरह का हादसा किसी की भी लाइफ में हो, उसे भूलना मुश्किल है, लेकिन संतोष आनंद एक बहुत ही आशावादी राइटर है। उनके सॉन्ग्स में भी एक आशा ही दिखती है और जब भी वो कवि सम्मेलन में जाते हैं तब भी यही कहते हैं कि मैं सिर्फ आशाओं की बात करता हूँ, मैं आशावादी हूँ। कितना भी बड़ा दर्द हो, कितना भी बड़ा दुख हो, 2-4 साल में सब निकल जाएगा। उस चीज़ से हारना नहीं, उस चीज़ से टूटना नहीं। यही कहानी है उस लिरिसिस्ट की जिसने हमारी इंडस्ट्री को इतने बेहतरीन गाने दिए। ये एक जेम है हमारी इंडस्ट्री के लिए, जिसे हम यहाँ भूल कर बैठे हैं। हम स्टार्स की चकाचौंध में इतने पागल हो जाते हैं, बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, हॉट एक्ट्रेसेस की बात करते हैं, 6 पैक एब्स वाले सुपरस्टार्स की बात करते हैं, किसी के डांस की बात करते हैं। क्यों संतोष आनंद जैसे लिरिसिस्ट की बात नहीं होती है? क्यों संतोष आनंद सालों बाद जब इंडियन आइडल पर आते हैं और जब इस हालत में उन्हें देखा जाता है और जब दिखाया जाता है कि उन्होंने इंडस्ट्री को क्या दिया है और आज वो किस हालत में है, तब लोगों के दिल में दुख होता है। तब उनके लिए डोनेशंस आते हैं, लोग उनकी कहानी के बारे में बात करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। अब तक इससे पहले क्यों संतोष आनंद जैसे लोगों के बारे में बात नहीं हुई? क्यों इन लोगों की कहानियां सामने नहीं आ रही है? क्यों मीडिया, प्रेस सब स्टार्स और ए लिस्टर्स के पीछे ही भागता है? इन लोगों ने, जिन्होंने इंडस्ट्री को गढ़ा है, जिन्होंने बॉलीवुड को बॉलीवुड बनाया है, उनके बारे में बात क्यों नहीं की जाती? क्योंकि उनके सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स नहीं है, क्योंकि वो आज की जनरेशन से कनेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वो पीआर एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं। क्या कारण है? क्या उनका काम नहीं काफ़ी है ये दिखाने के लिए कि वो कितने बेहतरीन हैं, वो कितने बड़े लेजेंड हैं? आज की डेट के जो गाने हम एक बार सुनते हैं, दूसरी बार हमें याद भी नहीं आता है। ऐसे में संतोष आनंद साहब ने हमें कुछ ऐसे गाने दे दिए हैं
जिन्हें हर बार हम सुनते हैं तो एक अलग जोन में चले जाते हैं। हमारी इंडस्ट्री को बहुत ज़रूरत है इस तरह के मेंटोर्स की। भले ही संतोष आनंद जैसे लोग आज काम नहीं करते हो, लेकिन इनकी गाइडेंस में नए राइटर्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि इंडस्ट्री में इस तरह के सॉन्ग्स आगे भी बनते रहे। और इंडियन आइडल में भी संतोष आनंद को बुलाया गया तो क्यों? शो की टीआरपी बढ़ाई गई। शो की एक जज नेहा कक्कड़ को बहुत बड़ा और बहुत दानवीर बताया गया। यानी कि ये दिखाया गया कि इंडियन आइडल या इंडियन आइडल की जो टीम है वो देने वाली है और संतोष आनंद लेने वाले हैं। जबकि सच्चाई तो ये है कि संतोष आनंद आज भले ही व्हील चेयर पर है, आज भले ही उनके हाथ पैर कांपते हैं, बोलते बोलते कपकपी छूटती है, लेकिन उसके बावजूद वो आज भी कवि सम्मेलनों में हिस्सा लेते हैं और अपनी कमाई खुद करते हैं। कब की और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। संतोष आनंद जी की ये स्टोरी आपको कैसी लगी? उनका कौन सा गाना आपको बहुत पसंद है? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।